अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारी लास्ट वीडियो से हमारी पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। इसमें बहुत से अहम तरीन सवालात देखेंगे, बहुत से आम तरीन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फिज़िक्स का हम, जो कि है हमारे पास वर्क डन इज़ ज़ीरो व्हेन द फोर्स इज़। अच्छा जी, वर्क डन जो है ज़ीरो होगा जब क्या होगी, फोर्स क्या होगी, मतलब फोर्स को हम क्या करेंगे कि वर्क डन जो है ज़ीरो हो जाएगा। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F मल्टीप्लाई बाई डी। तो अब हमें बताना है ऑप्शंस में से परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे होगा, वर्क डन जो है हमारे पास जीरो कैसे हो गया, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डी के बराबर है। अगर हम यहाँ देखें कॉस थीटा, कॉस थीटा में अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर चीज़ यूँ होती है हमेशा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इधर कॉस थीटा की जगह हम कॉस 90 लगा दें, ठीक है, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, इधर साइड में लिख रहा हूँ, कॉस 90 डिग्री बराबर होता है ज़ीरो के, ठीक है। तो ये ज़ीरो, अब ज़ीरो और एफ डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो हो जाएगी ना क्या, जब परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स तभी वर्क डन ज़ीरो हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन हाउसेज इज। अच्छा, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही होती है हमारे घरों में, वो उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है किलो वाट आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वो टेम्परेचर जो कि किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में बदल देता है, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट में होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, या वो कंडेंसेशन पॉइंट में होता है। तो वो होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में। कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको अगर आपने पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो तभी वो सॉलिड से लिक्विड में होएगा। किसी सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में बदलना है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हाई टेम्परेचर दे के मेल्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत ईजी सवाल है, किसी भी वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। एक जो रियल इमेज होती है वो फॉर्म होती है किस मिरर की वजह से, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर से, या ग्लास स्लैब। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की मदद से एक रियल इमेज बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ये रियल और वर्चुअल इमेजेस कुछ टाइम से आ रही हैं ना फिज़िक्स में, तो अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर हमें रियल और वर्चुअल नहीं पता, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में भी एक छोटा सा डिफरेंस समझा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वो ऐसा कौन सा लॉ है जो बताता है कि करंट जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द वोल्टेज। तो ये हमारे पास बताता है ओम्स लॉ। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सही यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का जो यूनिट है वो क्या है, यानी कि पावर को आप किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो पावर का यूनिट होता है हमारे पास वॉट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम। जब लाइट किसी भी डेंसर मीडियम में, डेंसर का मतलब होता है डेंस, मतलब कोई थिक चीज़ होती है, कोई गाढ़ी चीज़ होती है। तो किसी भी डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसके साथ क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है लाइट, स्लो डाउन और बैंड हो जाती है। स्लो डाउन एंड बैंड अवे हो जाती है, यानी कि दूर होके बैंड हो जाती है, मतलब बैंड होके कहीं दूर चली जाती है। रिमेन्स अनचेंज, यहाँ बिल्कुल जैसी थी वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी भी डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर होगी तो उसकी स्पीड भी कम होगी और वो नॉर्मल की तरफ, यानी कि 90 डिग्री की तरफ वो बेंड हो जाएगी, ठीक है।
नॉर्मल नॉर्मल जो भी होगी ना उधर 90 डिग्री पे, 90 मतलब नॉर्मल बेसिकली 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जहाँ पे भी होगा ना उसकी तरफ ये बैंड हो जाएगी लाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव डिक्रीजेस। अच्छा जी, किसी भी वेव की यानी कि किसी लहर की वेव लेंथ कम हो रही है तो वो कब कम होती है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, स्पीड बढ़ाई जाए या एम्पलीट्यूड कम किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो उसकी वेव लेंथ वेव की कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम वैन। अच्छा, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई चीज़ अगर एक घूम रही है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक पंखा है वो घूम रहा है ना, तो वो एक ही स्पीड से घूमता रहेगा, उसकी स्पीड ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर एक स्पीड में भाग रही है, फॉर एग्जांपल जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, आपकी 50 की स्पीड है, ठीक है। अब आप उसी स्पीड में भाग रहे हैं, आपकी 50 से कम नहीं हो रही ना ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। अब इक्विलिब्रियम होगी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है? जब उसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो, नेट फोर्स ज़्यादा हो, वेलोसिटी ज़ीरो हो, एक्सिलरेशन एक्सिलरेट कर रही हो मतलब बढ़ रही हो, तो बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने बताया कि बढ़ती हुई चीज़ नहीं, एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब बॉडी की फोर्स ज़ीरो होगी ना, तो वो ना आगे बढ़ेगी ना जो है वो पीछे जाएगी, ठीक है। एक ही जगह पे खड़ी है, जैसे कोई स्टेशन है, कोई चीज़ अगर एक जगह पे रुकी भी हुई है ना, तो उसकी स्पीड तो ज़ीरो ही है ना, उसकी स्पीड, वेलोसिटी जो भी है, एक्सीलरेशन, वो सब ज़ीरो है और वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो मैंने तो यही बोला था कि ज़ीरो या अगर कोई भी हो, बस एक ही हो, भले ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, 3x + 2 = 20। एक्स की वैल्यू बतानी है हमने, तो 3x की जगह हम पुट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू तो हमें खैर पता ही नहीं है, सॉरी, +2 = 20। अच्छा जी, ये +2 उधर चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3x = 20 - 2, ठीक है। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 20 - 2 18 हो गया था। तो ये 3 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 6 पर। 3 6 18 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी बेसिस सेम है, ये जो है ना 2, ये बेस है, बेस सेम है, और जो पावर है वो डिफरेंट है। बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो पावर है वो फिर प्लस हो जाती हैं। तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा एक ही बार, और ये पावर जो है ये प्लस हो जाएगी, 3 + 2 कितनी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए या सी, दोनों दो ऑप्शन है, दोनों में ही 32 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। वैसे 32 को ये एक ही आएगा ही मेरे ख्याल से मैंने टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, x + 5 x - 5, इसके रूट्स बताने हैं, x की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। अब ये इक्वेशन जो है x + 5 x - 5 बराबर है 0 के, तो इनको इक्वेशन को हम अलग अलग कर लेते हैं। x + 5 को 0 के बराबर ले लेते हैं, 0, यार ये 0 कैसा बना दिया मैंने। x - 5 को 0 के बराबर ले लेते हैं, x इधर, ये 5 इधर प्लस में, 0 की साइड चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू +- 5, ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। वो सर्कल जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसका एक सर्कल है। इसके अंदर का जो डिस्टेंस है
उसका हाफ 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है तो पाई एज इट इज़ आ जाएगा। आर कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 49 पाई। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी जो है हमारा बिल्कुल सेम है, तो 49 पाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला किस चीज़ के लिए, किस जो है इक्वेशन के लिए, किन रूट्स के लिए जो है मालूम करने के लिए लगाया जाता है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इस तरह की फॉर्म में, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 2 बी इज़ इक्वल्स टू 3 देन फाइंड ए बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा जी, ए बी प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 2, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, प्लस ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, इसके साथ होल स्क्वायर है। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट मेंशन हो गया मुझसे गलती से, तो वो मैंने मेंशन नहीं करना था। बाकी इसका आंसर 10 ही होगा। ठीक है, एक सेकेंड यार, गड़बड़ हो जाती है साथ साथ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़। अच्छा, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी वाली होगी, उसका नाम क्या होगा बेसिकली। अब ट्राइंगल है, राइट एंगल, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपने, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक साइड बन गई ना, ये जो स्लोप वाली साइड है। अब ये इसमें से बड़ी साइड आप लोगों के ख्याल में कौन सी है? क्या ये वाली है? नहीं। ये वाली है? नहीं, ये वाली है ना बड़ी साइड। तो इसकी लार्जेस्ट साइड, इस साइड का नाम क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत कर दूं हाइपोटेनियस की तो माजरत, बट मैंने यही पढ़ी है तो इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस ज़ीरो इज़। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, सिंपल सा 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ लाइन मेकिंग एंगल 90 डिग्री एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है तो उस 90 डिग्री वाली लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 90 डिग्री तो स्लोप तो होता है, मगर वो उसको पता करना कि वो कौन सा स्लोप है, मतलब डिग्री तो पता किए जा सकते हैं मगर उसको हम अच्छे तरीके से वो नहीं बता सकते, पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते ना कि इसका स्लोप है, क्योंकि स्लोप थोड़ा सा तिरछी लाइन होती है ना, तो इसलिए इसका अनडिफाइंड स्लोप होता है। ठीक है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला बताना है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। कौन से पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता? प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे या आयन पे? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है जो है सी ऑप्शन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्लस माइनस चार्ज होता है, आयन का भी चार्ज होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन्स ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं 2 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल है। यार ये चिड़ियाँ आज बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं, जिस जगह पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ कब से शोर मचाया हुआ इन्होंने। हालांकि मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज भी हो गई है, फिर भी चिल्ला रही हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 का आंसर है मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, वो सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट डाली जाती है सोल्यूट की किसी भी टेम्परेचर पर,
तो वो कौन सा सॉल्वेंट कहलाता है? अच्छा, सोल्यूशन वह भी बनता है जब उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद हों। तो ठीक है, तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलरेडी है, सोल्यूट हमने मैक्सिमम अमाउंट डाल दी किसी टेम्परेचर पर, तो ये सोल्यूशन बनता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन जो होती है किसी भी चीज़ की अंदर, अगर हम ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन से किसी भी गैस को या किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो उसमें क्या चीज़ होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन ऑफ प्रोटॉन होते हैं, या रिडक्शन होती है? तो यहाँ पर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। किसी भी चीज़ को ऑक्सीडेशन कराई जाए या ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते हैं, ख़त्म, कम हो जाते हैं। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है, तो वो होता है हमारे पास 16। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। अच्छा जी, वो सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, वो क्या कहलाता है? वो कौन सा सब्सटेंस होता है? सॉल्वेंट होता है, कैटलिस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, या रिएक्टेंट होता है? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द हाँ, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन आंसर है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। सोडियम। अच्छा जी, सोडियम जो है हमारे पास, इसका सिंबल जो है, सॉरी, Na है इसका। हमें इसका पूरा नाम बताना है, केमिकल नेम क्या है, ये सिंबल दिया हुआ है, तो Na का जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड फॉर्म। अच्छा, दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स जो हैं अगर कंबाइन हो तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ क्लोरीन। अच्छा जी, क्लोरीन है, इसका एक नंबर दिया हुआ है हमें 17। ठीक है, इसके आउटर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसके आउटर शेल में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। चूज द करेक्ट फॉर्म, ही डैश finished his work, he have finished his work, he has finished his work, he having finished his work, he had finished his work। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हैज़। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सिनोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस एक वर्ड है, इसका सिनोनियम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग होना चाहिए। वर्ड चेंज हो तो काइंड हार्टेड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो काइंड हार्टेड होते हैं। ठीक है, उनको जेनरस बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंटोनियम ऑफ रैपिड, रैपिड किसी तेज़ चीज़ को बोलते हैं या जल्दी काम करने को बोलते हैं, तो उसका रैपिड का एंटोनियम उलट क्या होगा? स्लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन, दिस बुक बिलोंग्स डैश अली। करेक्ट प्रपोजिशन चूज़ करनी है, तो ये बुक है, ये अली से बिलोंग करती है, अली की है, तो टू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी पर। दिस बुक बिलोंग्स टू अली। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे वेयर यूनिफॉर्म्स। इसको पैसिव वॉइस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है, तो देखें, दे वेयर यूनिफॉर्म्स, पहले तो यूनिफॉर्म आ जाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स आर वॉर्न, यूनिफॉर्म्स। अच्छा, पहले आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये, यूनिफॉर्म जो है स्टार्ट में आ जाएगा, दे जो है आखिर में चल जाएगा, और वॉर्न जो है, वेयर जो है वो वॉर्न में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और इसके बाद आ जाएगा बाय। तो टोटल सेंटेंस जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा, जो कि है यूनिफॉर्म्स आर वॉर्न बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अपीयरेंस की हमें स्पेलिंग बतानी है, तो हमारी ऑप्शन नंबर बी वाली जो है, APPEARA
NCE, वो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस पुट करना है। तो शी डिडेंट वेंट टू स्कूल, शी नॉट गो स्कूल, शी डिडेंट गो टू स्कूल, शी डिडेंट गोज टू स्कूल। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, शी डिडेंट गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ चाय को कॉफ़ी की बनिस्बत। ठीक है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है टू आएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये करेक्ट प्रपोजिशन है, टू वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। ही सेड ओपन द डोर। अब ये एक ऑर्डर दे रहे हैं ना कि भाई इसने बोला दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ये एक ऑर्डर है। तो इसके लिए हम सैड की जगह ऑर्डर्ड लगाएंगे सबसे पहले। ही ऑर्डर्ड। अच्छा, बोला किसको है, मुझे बोला है, तो ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। अब यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, ही ऑर्डर्ड मी दैट ओपन द डोर नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट लगाते हैं ना, तो अब दैट नहीं होगा, टू होगा। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, अंदर वाला टेंस सेम ही रहेगा, बस कॉमास की जगह टू आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। कंडीशनल, इफ़ यू हीट आइस, कंडीशनल इसमें पुट करना है करेक्ट। अगर आप आइस को हीट करोगे, गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वो क्या होगी, मेल्ट्स होगी, मेल्टेड होगी, विल मेल्ट या हैज़ मेल्टेड। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो यहाँ पर मेल्ट्स होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा, व्हेन इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है, जीके देख लेते हैं जल्दी से, जनरल नॉलेज। द कैपिटल ऑफ जापान इज़, जापान का जो कैपिटल है वो कौन सा है, टोक्यो। ठीक है, पाकिस्तान शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, पाकिस्तान का जो सबसे छोटा बॉर्डर है वो कौन से कंट्री के साथ है, चाइना के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द करंट नेम ऑफ इंडियन ओशंस लार्जेस्ट आइलैंड इज़। अच्छा जी, इंडियन ओशन का जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम बताना है, अभी जो नाम है, तो वो है ऑप्शन ए, मैडागास्कर। अभी इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं याद। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्लामा इकबाल्स टोम्ब। अच्छा, टोम्ब बोलते हैं बेसिकली मज़ार को। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पर है, लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है, निशान हैदर। ऑप्शन डी करेक्ट है। दी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़, अच्छा सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसी तरह हमें बताना है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो हमें ये बताना है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा देखो, भाई का मैसेज भी आया हुआ है, मैंने उनसे बोल दिया कि मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा जी हाँ, 7 है हाईएस्ट, पाकिस्तान हाईएस्ट पीक, पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे बड़ी चोटी है, वो कौन सी है, K2। K2 का एक दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, जो डीपेस्ट लेक है ना, सबसे गहरी लेक, लेक किसको बोलते हैं, तालाब को बोलते हैं ना, तो वो कौन सी है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बैकल। ये रशिया में पाई जाती है, बैकल लेक। अच्छा, पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ यूएनओ, पाकिस्तान जो है यूएनओ का मेंबर कब बना था, तो वो बना था 30 सितंबर 1947 को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनिमल कौन सा है पाकिस्तान का, तो वो मारखोर है, ऑप्शन बी। अच्छा देखें, अब कंप्लीट तो हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, सारे कंप्लीट हो गए हैं, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें। देखें, बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाना, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगता है। अब देखें, पहले मैं जगह ढूंढता हूँ, पहले वीडियो के क्वेश्चंस इतनी मेहनत से ढूंढता हूँ, बड़ा टाइम लगता है क्वेश्चंस ढूंढने में। उसके बाद फिर मैं उनको एक नोट पैड में जो है अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में। उसके बाद फिर मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ कि जहाँ पे बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। फिर रिकॉर्डिंग के लिए इतनी ठंड में बैठ के बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि रूम्स में जो है ना शोर बहुत हो रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना,
क्योंकि मैं रहता भी कहीं बाहर हॉस्टल में रहता हूँ, इस वजह से ना एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस वजह से रूम में शोर बहुत होता है। इस वजह से मैं बाहर ठंड में खड़े होके बैठ के कहीं वीडियो बनाता हूँ। तो ज़रूर से लाइक किया करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड अल्लाह हाफिज़।